नमस्कार सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन किस प्रकार से शुरू हुआ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में कई वर्षों तक वो तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु प्रसा का जो राजा था उसके साथ वह गुप्त बातचीत कर रहा था और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी जो जितने भी राजा थे वो भी चिंतित होने लगे कि फ्रांस में अगर गणतंत्र हो गया, संविधान बन गया, तो फिर अपने यहाँ भी जनता है वो हमारा विद्रोह कर सकती है। तो 1789 की गर्मियों में ऐसी कई घटनाएं थी जिन पर नियंत्रित करने के लिए शासक यानी राजाओं को सेना भेजनी पड़ी। लेकिन इस योजना पर अमल है वो 1792 में नेशनल असेंबली ने किया। उसने कहा कि ऐसे तो राजा हैं वो जनता को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए नेशनल असेंबली जो बनी हुई थी संविधान सभा की, उन्होंने 1792 में प्रसा और ऑस्ट्रिया जो पेरिस के पास में थे जो दरबार थे वहाँ, उनके विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी, प्रसा और ऑस्ट्रिया के। तब युद्ध के लिए सैनिक चाहिए, तो ऑस्ट्रिया के कई स्वयंसेवी जो सैनिक थे वो सेना में भर्ती होने के लिए आए और इस युद्ध में यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता ने एक जंग का रूप लिया। जनता तैयार हो गई कि हम अब शासकों और कुलीनों को हटा करके ही दम लेंगे, अपने अधिकार और समानता और स्वतंत्रता लाएंगे। इसलिए कुछ देशभक्ति तराने कवि जिनका नाम है रॉजेट डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले था, ये पहली बार है वो मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इसका नाम है मार्सिले पड़ा। और ये फ्रांस का राष्ट्रगान है, वर्तमान में राष्ट्रगान के रूप में भी इसे माना जाता है अभी। तो फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले है। इन क्रांतिकारी युद्धों में यानी ये युद्ध जनता कर रही थी, इसलिए जनता की भारी क्षति हुई, आर्थिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। जैसे पुरुष थे वो तो सेना में चले गए मोर्चा लेने युद्ध के लिए, तो घर परिवार और रोजी रोटी के लिए जो जिम्मेदारी है वो पुरुष नहीं होंगे तो किसके कंधे आएगी, फिर महिला औरतों के कंधों पर आ गई जिम्मेदारी। और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना है तो फिर इन अमीरों के जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे राजनीतिक कल्ब दल बने, ऐसे अड्डे जो सरकार क्या नीतियां बना रही है, उनकी क्या कार्य योजनाएं, उन पर बहस करते थे, उनकी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। ऐसा ही एक क्लब था फ्रांस में, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। ये सफल क्लब था और जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का जो अड्डा था वो नीतियों और सरकार की जो योजनाएं उन पर बहस करता था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी इस जैकब क्लब की वो भी महिलाएं भी सदस्य बनी, जो आगे हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब में कौन कौन आते थे यानी कौन कौन उसके सदस्य होते थे, तो मुख्यतः उसमें समाज के कम समृद्ध जो लोग थे वह लोग आते थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला या घड़ी साज बनाने वाला, छपाई करने वाला या नौकर लोग, दिहाड़ी मजदूर, ये सब इसके सदस्य होते थे। जैकोबिन क्लब का जो नेता था उसका नाम मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों ने एक बड़े वर्ग और भी शामिल था, बड़ा वर्ग, जो गोदी में कामगार, गोदी कहते हैं खनन कार्य करने वाले, तो ये उनका था। इन्होंने अपनी एक गणवेश भी बना दी थी जिनको हम धारीदार लंबी पतलून कहते हैं, लंबी थी। अमीर लोग तो घुटनों तक पहनते थे कुलीन, वो खुद को अलग समझने के लिए फैशन पासते थे, खास तौर पर तो वो ब्रेचलेस कहते थे, घुटनों तक पहनते थे उसको अमीर लोग। लेकिन इन्होंने उसी पैंट को लंबा कर दिया, ये उनकी गणवेश तैयार हो गई। इस प्रकार से उन्होंने सत्ता समाप्ति के लिए जैकोबिन क्लबों का भी निर्माण किया। तो आज अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल बढ़ेंगे।